Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss our next topic of planning, that is requisites for effective planning or measures to overcome the difficulties of planning. देखो आज के टॉपिक में, आज के कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं या हम बोलते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए फॉर इफेक्टिव प्लानिंग. ठीक है, मीन्स ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपकी प्लानिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, या फिर ऐसे कौन से मेजर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ प्लानिंग. जो हमने लास्ट क्लास में लिमिटेशंस डिस्कस की थी ना, उसको ओवरकम करने में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं. राइट, चलो लेट्स स्टार्ट. द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस टेल्स अस हाउ प्लानिंग कैन बी मेड इफेक्टिव बाय रिमूविंग ऑल द डिफ़िकल्टीज कमिंग इन द पाथ ऑफ प्लानिंग. देखो जो हमारे फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको ये बताएंगे कि आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ना प्लानिंग के टाइम पे, जो भी मतलब प्लानिंग के टाइम पे जो भी आपकी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उस पाथ में, तो उसको कैसे टैकल करना है, ये सब आपको हेल्प करेंगे. राइट, फर्स्ट पॉइंट इज़ गिविंग मोर कंसिडरेशन टू ऑब्टेनिंग रिलायबल फैक्ट्स. आपको क्या करना पड़ेगा, रिलायबल फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा कंसिडरेशन करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा फोकस आप करोगे रिलायबल फैक्ट्स के. देखो प्लानिंग जब करते हो ना, तो आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करना पड़ता है, उसी के बेसिस पे आप प्लान करोगे. ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जो आप प्लानिंग करेंगे, जो आप फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे ना, ऑब्टेन करेंगे, वो कैसे होने चाहिए, आपके रिलायबल फैक्ट्स होने चाहिए. ठीक है, सेकंड है आपका इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग. देखो प्लानिंग को अच्छे मैनर में इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट वे है कि आप एम्प्लॉयज़ को भी अपने पार्टिसिपेट करवाओ, उन्हें भी इन्वॉल्व करो. कई बार क्या होता है, देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ना क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है वही सारे डिसीजंस लेंगी और आगे हैंड ओवर कर देंगे एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, तो कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन ना होने के कारण ना, तो वो उस इंटरेस्ट से काम नहीं करते. अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व कर लोगे, पार्टिसिपेट करवाओगे इन द प्लानिंग प्रोसेस, तो आप जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके विलिंगली एफिशिएंटली काम करेंगे. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग. देखो एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन करवाने का ना एक मोटिव होता है कि वो सेटिस्फाइड रहते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम कंपनी के मतलब हमें भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कंपनी में. ठीक है ना, तो वो एज अ रिजल्ट अच्छा काम परफॉर्म करते हैं अपना. थर्ड वन इज डिवाइडिंग द मेन प्लान इनटू सब प्लान्स. देखो जो भी आपका मेन टारगेट होता है ना, आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए सो दैट आप उसे ईजिली अचीव कर सको. ठीक है, एक बड़ा टास्क है, आपने एक ही पर्सन को हैंड ओवर कर रखा है, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी उसको अचीव करना. रादर देन अगर आप क्या करते हैं, बड़े प्लान को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और आप अलग अलग जो उनके स्पेशलिस्ट हैं, जो स्पेशलाइजेशन है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर वर्क को करने की, आप उसे अगर हैंड ओवर करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर वे में अचीव हो पाएगा. ठीक है, द फोर्थ पॉइंट इज टेकिंग द हेल्प ऑफ प्लानिंग एक्सपर्ट्स. जब आप प्लान्स बनाएं, प्लानिंग करें, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि अगर आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले लोगे. राइट, नेक्स्ट वन इज स्टडिंग डीपली द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. When you are planning something, it is very important to study about the external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी प्लानिंग को इम्पैक्ट करेंगे, आपको वो डीपली एनालाइज करना होता है. ठीक है, अगर देखो आप अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में नहीं रखते और आप प्लानिंग कर लेते हो और एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ जाएंगे तो आपकी प्लानिंग वेस्ट हो जाएगी. राइट, तो इसीलिए कहा जाता है स्टडिंग डीपली द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इवन कि आपको इंटरनल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए, आपको दोनों एनवायरनमेंट को ही फोकस करना चाहिए. ठीक है, ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ना आपके कंट्रोल के बाहर होता है, आप उसे जल्दी से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो ज़्यादा फोकस आपने करना है एक्सटर्नल के ऊपर और कुछ आपने ध्यान रखना है इंटरनल को. नेक्स्ट वन इज अडॉप्टिंग द रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम. ऑब्वियसली है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपका स्टाफ है, उन्हें टाइम टू टाइम आप ट्रेनिंग दो सो दैट जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, एक तो प्लान्स अच्छे बनेंगे, ठीक है, और एक उसे बेटर वे में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो ट्रेनिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो चेंजेस आ रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसके साथ वो कोप अप कर सकें. नेक्स्ट वन इज़ क्लैरिफाई द रियलिटी ऑफ प्लान्स.
जो प्लान्स का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो रियलिटी है, क्यों प्लान्स बनाए जा रहे हैं, क्या मोटिव है उसके बिहाइंड आपका, तो वो क्लियर सबको पता होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज रिलैक्सिंग द कंपल्शन ऑफ प्लानिंग। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने प्लान्स बना लिए तो आप उसे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाओ, और कभी भी कंपल्शन नहीं होना चाहिए प्लानिंग का, ठीक है ना, फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और एक तरह से इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लान्स कभी भी आपके रिजिड नहीं होनी चाहिए, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान्स भी आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेकिंग प्लान्स सिंपल एंड प्रैक्टिकेबल। अब प्लान्स ऐसे होने चाहिए जो सबको समझ आए, ठीक है, उसे अचीव किया जा सके टाइमली बेसिस पे, ठीक है। अब प्लान्स ऐसे भी ना हो जिसको आप प्रैक्टिकली अचीव भी ना कर पाओ। आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स बना लिए, किसी को समझ भी नहीं आ रहे, कोई उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको प्लान्स बनाने हैं जो कि कैसे होंगे, आपके सिंपल होंगे, सिंपल प्लान्स होने चाहिए आपके, और वो प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन प्लानिंग। अब प्लानिंग ऐसा नहीं कि आपने 1 मंथ प्लानिंग कर ली, फिर आप नेक्स्ट वन प्लान ही नहीं कर रहे हो, आराम से बैठ गए हो, नहीं, जो आपकी प्लानिंग है वो स्टेबिलिटी में चलती, कॉन्टिन्यूटी में चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट इज गिविंग मोर कंसिडरेशन टू ऑब्टेनिंग रिलायबल फैक्ट्स। आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप अपने रिलायबल फैक्ट्स को ही कलेक्ट करो, ठीक है। चलो क्या लिखा है इसमें, करेक्ट फॉरकास्टिंग इज द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ प्लान्स। अब अगर आप अपने करेक्ट फॉरकास्टिंग करते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई प्लान्स मतलब बनाए हैं, फॉरकास्टिंग करी, एस्टिमेट लगाए हैं, अगर वो आपके सही होंगे, राइट होंगे, तो आपको ऑब्वियस है कि आपके प्लान्स भी अचीवेबल होंगे, ठीक है ना, प्लान्स भी आपके सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपने डाटा कलेक्ट अच्छे से नहीं करा है, आपने फॉरकास्टिंग एस्टिमेट्स अच्छे से नहीं लगाए हैं, तो आपकी जो प्लान्स की सक्सेस है वो भी आपके फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है, right? Next, the correctness of the forecast depends upon the adequacy and truth of those facts on the basis of which forecast is made. Obviously, correctness of forecast किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितनी adequacy से, कितने truthfulness से आपने अपने facts को collect किया है. Therefore, the facts on the basis of which the forecast is made should be dependable. Hence, the planner must have the basis for the truth of the collected facts. तो प्लानर जो होगा, जो भी प्लान बनाएगा, तो उसे ये चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो वो कलेक्ट कर रहा है फैक्ट्स को, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है जिसके बेसिस पे आप प्लानिंग करोगे, वो ट्रुथ के बेसिस पे होने चाहिए, ठीक है ना, वो आपके क्या होने चाहिए, सही भी होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, आपके रिलायबल होने चाहिए, राइट। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाते हैं, उन्हें इन्वॉल्व करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो होगा क्या, आपके एम्प्लॉयज़ भी इनिशिएटिव रहेंगे, अपने न्यू आइडियाज़ आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एक तो आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, दूसरा आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हो रहे हैं, और जितने आपके एम्प्लॉयज़ आपसे सेटिस्फाई रहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो ज़्यादा लॉयल रहेंगे, राइट। और जितने वो लॉयल रहेंगे, तो वो जो भी आप प्लान, जो भी आप उन्हें वर्क असाइन करोगे, वो आप विद डेडिकेशन करेंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या लिखा है देखो, अनदर डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्लानिंग इज इन द एंड ऑफ इनिशिएटिव इन द एम्प्लॉयज़। In order to solve this problem, plans should be formulated only after consulting all the persons concerned. देखो कहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो अनदर डिफिकल्टी है ना आपकी प्लानिंग के वे में, ठीक है, प्लानिंग के प्रोसेस में आपको क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि आपकी एम्प्लॉयज़ ना कई बार आप मतलब रेजिस्ट होते हैं, कुछ भी आप उन्हें एडवाइस करेंगे, कुछ भी आप उन्हें वर्क दोगे, तो वो उसको अडॉप्ट करना नहीं चाहते। रीज़न बिहाइंड है क्योंकि आप उनको पार्टिसिपेट नहीं करवा, उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप क्या करो, जब भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी प्लान्स बना रहे हो, तो आप हर उस इंसान को, हर उस पर्टिकुलर पर्सन को इन्वॉल्व करोगे जिनसे वो कंसल्ट है, ठीक है। यही देखो बोला गया है, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्लान्स शुड बी फॉर्मुलेटेड ओनली आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द पर्सन्स कंसर्न्ड। जो भी कंसर्न पर्सन्स हैं, आप उन सब से कंसल्ट करने के बाद ही अपने प्लान्स को बनाओ, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अनडाउटेडली द पर्पस एंड assumptions of planning are laid down by the top level management, but
द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट कैन मेक इट मोर इफेक्टिव। हालांकि हम सबको पता है कि जो मेन हमारे डिसीजंस होते हैं, ठीक है, या फिर प्लान्स बनाने का काम किसके पास होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। लेकिन अगर आप मिडल लेवल मैनेजमेंट को या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो ये जो आपका प्रोसेस होगा ना, एंटायर प्रोसेस, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। When plans are formulated with their participation and cooperation of all, they will be more attached to them and make all efforts to implement them. Obviously ये मैंने अभी बताया भी है, अगर आप हर कंसर्न्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं अपने प्लान्स बनाने में, तो वो भी ना मतलब बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है, हमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, अटैच्ड फील करेंगे और अपने सारे वो एफर्ट्स लगा देंगे जितने वो लगा सकते हैं, जितना उनके लिए पॉसिबल होगा, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके। मीन्स वो डेडिकेशन के साथ, एफिशिएंसी के साथ वो उन्हें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो बेटर है आप अपने जितने भी कंसर्न पर्सन्स हैं उनको इन्वॉल्व करो। देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ की मानोगे, नहीं, आपने करनी खुद की है। एज ए टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल अपने आप ही डिसीजन लेगी, बट होगा क्या, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का भी ले लेगी। ठीक है ना, उनकी सजेशंस आप ले सकते हो, वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ उनके पॉइंट्स वो अपने आइडियाज़ रख सकते हैं आपके सामने, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हो। देखो ऐसा है, कई बार ऐसा नहीं होता कि हमेशा टॉप लेवल से ही हो, कई बार जो लोअर लेवल पे बैठा हुआ है इंसान, वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर जाता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आपको आइडिया सबके लेने होते हैं, उनमें से जो बेस्ट होगा आपको कंसीडर वही करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिवाइडिंग द मेन प्लान इनटू सब प्लान्स। देखो नेक्स्ट मेन रिक्विजिट क्या है, अगर आप चाहते हैं कि लिमिटेशंस को हटाना, अपने प्लानिंग की जो भी प्रॉब्लम्स अराइव हो रही हैं उनको आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप एक बड़े प्लान को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे और उन सब प्लान्स को आप उस पर्टिकुलर पर्सन को दोगे, असाइन करोगे, जो उस पर्टिकुलर वर्क में या फिर पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट डिफिकल्टी ऑफ प्लानिंग इज इट्स इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो प्लान्स क्या होते हैं हमारे, इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब जो प्लान में बोला गया आपको वही करना पड़ता है, आप उसमें अपने इनिशिएटिव्स नहीं डाल सकते हो। ठीक है ना। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी द मेन प्लान शुड बी डिवाइडेड इनटू सब प्लान्स सो दैट एनी सिंगल प्लान लाइकली टू बी अफेक्टेड कैन बी चेंज्ड टू फेस द चैलेंज ऑफ चेंज्ड सिचुएशन। तो आप क्या करते हैं, जो आपके बड़े बड़े प्लान्स हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर प्लान के अंदर कोई भी अफेक्ट होगा, कोई चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेकिंग द हेल्प ऑफ प्लानिंग एक्सपर्ट्स। देखो नो डाउट हम मानते हैं कि प्लानिंग जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और ये आपका एक्सपेंसिव प्रोसेस भी हो जाता है अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल होता है। अगर आप खुद से प्लान्स कर रहे हो, आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो आपके प्लान ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। और दूसरी साइड अगर आप प्लानिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके अपने प्लान्स डेवलप कर रहे हो, बना रहे हो, तो क्या होंगे, वो आपके एक्यूरेट होंगे, टू द पॉइंट होंगे, अचीवेबल होंगे, सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकेबल होंगे। ठीक है ना। और क्या होगा, टाइम बाउंड, एक लिमिटेड टाइम में आप उन्हें अचीव भी कर सकते हो। तो एक्सपेंसिव प्रोसेस तो है नो डाउट, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है। तो बेटर है आप जब भी प्लानिंग करें तो आप प्लानिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प के साथ ही प्लानिंग करें। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द ओपिनियन और हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट इन प्लानिंग कैन बी सॉट। अच्छा देखो, कई लोग ये कहेंगे कि ये तो हमारी लिमिटेशन बन गई ना दोबारा से, कि अगर आप प्लानिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प ले रहे हो और ये एक्सपेंसिव प्रोसेस हो गया तो ये तो आपकी लिमिटेशन होगी। ओके, अब देखो अगर आप खुद प्लान करते हो, आपने प्लान 1 बनाया, ठीक है, आपने प्लानिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि आपको ये था कि अगर हम प्लानिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प लेंगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, आपने खुद से प्लानिंग कर ली, ठीक है, लेकिन जब आपने उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया इन रियलिटी तो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिले। ठीक है, तो आपका वो प्लान फेल हो गया।
आपने कुछ टाइम बाद सेकंड प्लान फिर से बनाया, सेकंड प्लान बनाया। एक तो देखो अब ऐसे करते करते आपके बहुत सारे प्लान्स वेस्ट होंगे ना, प्लान 1 2 3 4। अब आपको नहीं पता कि आपके कौन से प्लान आपको हेल्पफुल होंगे, कौन से प्लान में आपको टारगेट्स अचीव होंगे, क्योंकि आपने तो एक्सपर्ट्स की हेल्प नहीं ली है। तो आपका इसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी इसमें कॉस्ट भी जा रही है। तो बेटर है आप एक बार कॉस्ट लगाओगे, एक्सपेंसिव आपको लगेगा बट कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव ही प्रूव होगा। ठीक है, देखो planning is considered to be an expensive process. To overcome this problem, the opinion or help of experts in planning can be sought. इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग एक्सपर्ट्स के ओपिनियन या फिर प्लानिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, देयर हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग प्लान्स वुड रिड्यूस द कॉस्ट एंड लेबर ऑल्सो। ठीक है, यही जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, आप खुद प्लान्स बना रहे हो, अगर सपोज आप फेल हो गए उस प्लान में तो आपको फिर से दोबारा प्लान बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते आपको बहुत सारे प्लान्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको टाइम और कॉस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो बेटर है कि आप प्लानिंग एक्सपर्ट्स की हेल्प ले लो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ वर्क परफॉर्मेंस कैन ऑल्सो बी ओवरकम। देखो प्लानिंग में करना क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, आपने उनमें से बेस्ट वन को सेलेक्ट करना होता है। और जब तक आपको खुद को नॉलेज ही नहीं है, आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपको पता नहीं होगा कि मुझे कौन से ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो अगर आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी कि कौन से ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना हमारे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स को देखो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होता है, एक्सपर्ट्स हम तभी तो बोल रहे हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है अपनी फील्ड में। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एक बार रिपीट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ वर्क परफॉर्मेंस कैन ऑल्सो बी ओवरकम। ठीक है, experts have the capability of overcoming the difference in opinion among the managers and presenting them with the best alternative course. Next one is studying deeply the external environment. देखो हमने भी स्टार्टिंग में जब ये पॉइंट डिस्कस किए थे थॉरोली, तो हमने बताया था कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। ठीक है, स्टडी करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये रेगुलरली चेंजेस होते रहते हैं इसमें और ये आपके बियॉन्ड द कंट्रोल होता है। ऑल दोज फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्लानर्स मस्ट बी स्टडीड डीपली। जो भी ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्लानर्स के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, मतलब उनके कंट्रोल में नहीं होते, तो उन सभी फैक्टर्स को आप लोग बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखो आता क्या क्या है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी में भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट, कंपटीशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है आपका, लीगल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, लाइक आपका सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं और इनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है फिर। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल में नहीं, आप इन्हें कोई भी एफर्ट लगाओ, कुछ भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो, आप इन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको पहले से ही उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाने पड़ते हैं। बाय केयरफुली स्टडिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल सिचुएशंस कैन बी एंटिसिपेटेड। आपको क्या करना होता है, पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से स्टडी करके पहले से ही पॉलिटिकल सिचुएशंस को एंटिसिपेट करना होता है। एंटिसिपेट मीन्स एस्टिमेट लगाना होता है। Similarly, the difficulties created by the external environment can be ended by knowing the force of competition and the tastes of consumers on the basis of a market surveys. तो आपको क्या करना होता है, मार्केट सर्वे करके आप ये देख सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं वो, राइट, या फिर कस्टमर का क्या टेस्ट चल रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड हो रही है मार्केट में, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर लाइक करता है ज़्यादा या किनको ज़्यादा डिसलाइक करता है। तो आप सब मार्केट सर्वे करके भी इन सिचुएशंस को क्या कर सकते हो, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एडॉप्टिंग द रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम। देखो आपको क्या करना होता है, टाइम टू टाइम
रेगुलर बेसिस पे अपने स्टाफ को ट्रेन करना होता है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है सो दैट उनका जो एक कई बार ना आपके एम्प्लॉयज़ जो चेंजेस को अडॉप्ट करने में ना रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, ठीक है। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो प्रॉपरली अवेयर ही नहीं होते कि अगर आप चेंज को ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। तो आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करवानी पड़ती है, ठीक है ना, स्किल्स बताने पड़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द लैक ऑफ एडिक्वेट मेंटल एबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू चेंजेस इन planning are the problems which can be overcome by giving regular training to the employees। अभी मैंने डिस्कस किया कई बार क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ मतलब मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, मेंटली ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती उनके अंदर, या फिर वो चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, मतलब चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स अक्कर हो जाती हैं इसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसी को रिमूव करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है। They can be trained in learning about the importance of preparing the plans। अब ट्रेनिंग किस टाइप की देनी है, आपने उन्हें ये बताना है कि प्लान्स को प्रिपेयर करने की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है उन्हें, ठीक है, एंड द चेंजिंग देम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे आपने अपने प्लान्स को चेंज करना होता है सो दैट आपके लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए वो बेनिफिट होगा, ठीक है। वंस दे अंडरस्टैंड देयर इम्पॉर्टेंस इट विल लेड टू देयर मेंटल डेवलपमेंट। देखो एक बार जब उनके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि आपको मतलब चेंजेस लाने कितने इंपॉर्टेंट है, प्लान्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मीन्स उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो चेंज देयर एटीट्यूड टू रेजिस्ट चेंजिंग देम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जो पहले वो रेजिस्ट करते थे ना, मना करते थे चेंज को अडॉप्ट करने में, अब वो खुद विलिंगली उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने स्टाफ को रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, यू हैव टू अडॉप्ट द रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज क्लैरिफाइंग द रियलिटी ऑफ प्लान्स। अब देखो आपने प्लान्स बना लिए, अब जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में ये नहीं बताओगे कि आपने प्लान्स किस बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए हैं, तब तक वो क्या काम करेंगे, उन्हें मोटिव ही नहीं पता प्लान्स बनाने का, आप क्या प्लान्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या प्लान्स बनाए हैं आपने। तो आपको चाहिए कि जो भी आपके प्लान्स का ऑब्जेक्टिव है, रियलिटी है, आपको क्लैरिफाई करना है वो, ठीक है ना। देखो जो भी चीज़ आप कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग है, कोई वर्क कर रहे हो, तो उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो क्लैशेस होंगे, क्लैशेस मीन्स आपस में ये लड़ते रहोगे कि मैंने ये करना है, उसने ये काम करना था। तो किसी को कोई चीज़ अगर क्लियर ही नहीं है तो वो इंडिविजुअल लेवल पे भी आपके लिए हार्मफुल होती है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी आपके लिए वो हार्मफुल होती है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इस पॉइंट में क्या लिखा है, क्लैरिफाई द रियलिटी ऑफ प्लान्स। द मैनेजर्स शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द प्लान्स आर मियरली द मीन्स एंड नॉट एन एंड। देखो अब मैनेजर्स को ना ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने प्लान्स बनाए हैं ना, तो प्लान एक सिर्फ मीन्स है, प्लान एक साधन है, एंड नहीं होता। ऐसा नहीं है आपने प्लान्स बना लिए तो आपको सक्सेस मिल गई, नो, प्लान्स आपका सिर्फ और सिर्फ एक वे है कि आपने कैसे टारगेट्स को अचीव करना है, ठीक है। देखो मैनेजर्स शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द प्लान्स आर मियरली द मीन्स, प्लान सिर्फ क्या है, आपके मीन्स है, नॉट एन एंड। It does not mean that formulation of plan is the achievement of goals। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार प्लान्स बना लिए तो इट मीन्स आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, नो, उन्हें प्रॉपरली आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है ना। द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान इज़ अ पेपर वर्क फॉर्मेलिटी। फॉर्मुलेशन करना, प्लान्स को सिर्फ बनाना एक जस्ट अ पेपर वर्क फॉर्मेलिटी, आपने पेपर्स पे लिखा मेरे ये प्लान्स हैं, मुझे ऐसे ऐसे अचीव करने हैं। अब जब तक आप उन्हें रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्या आपके गोल्स अचीव होंगे, येस और नो, ऑब्वियसली नो, ठीक है ना। तो यही बोला गया, द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स इज अ पेपर वर्क फॉर्मेलिटी, द रियल वर्क स्टार्ट्स व्हेन दे आर इम्प्लीमेंटेड। तो रियलिटी में जो एक्चुअल वर्क स्टार्ट कब होता है, जब आप अपने प्लान्स को क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलैक्सिंग द कंपल्शन ऑफ प्लानिंग। Planning is not only necessary but profitable for all the business activities। अब प्लानिंग एक नेसेसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट है ओनली, ये सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉफिटेबल भी प्रूव होता है। देखो एक पर्सन है विदाउट प्लानिंग कर रहा है कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म,
ठीक है, और एक पर्सन बी है जो हर चीज़ को प्लान्स के साथ कर रहा है, मतलब कोई काम करने से पहले वो प्रॉपरली प्लानिंग करता है, ठीक है। अब जिसने तो प्लानिंग करी होगी वो तो स्मूथली कंडक्ट कर लेगा हर एक्टिविटीज़ को, उसके कोई रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, उसका कोई भी मतलब कुछ भी ऑब्सोलीट नहीं होगा, कुछ ख़राब नहीं होगा, हर चीज़ स्मूथली चलेगी। लेकिन जिसने प्लान्स नहीं बनाया ना, उसका क्या होगा, रिसोर्स भी वेस्ट हो सकते हैं, टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है, प्लानिंग बनानी है। क्यों? क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉफिटेबल प्रूव होता है। बट इट डज नॉट वाइज टू डिपेंड ऑन प्लानिंग टू फेस अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड हो जाएं, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई देखो अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी है, तो आप अगर प्लानिंग के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ डिपेंड हो तो आप नहीं फेस कर पाओगे, ठीक है। बट इट इज़ नॉट वाइज, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा डिपेंड होना प्लानिंग के ऊपर टू फेस द अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी। Therefore, it is necessary to clarify while planning that in the interest of business, decision can be taken without ongoing through the entire process of planning. देखो आज के हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया है, रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव प्लानिंग या फिर मेजर्स टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ प्लानिंग। मतलब जब आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने के टाइम पर उसके पाथ पर कौन कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती हैं और आप उन्हें कैसे रिमूव करते हो। डिफ़िकल्टीज जो आती हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है कि उन्हें कैसे ओवरकम करना है या फिर आप प्लानिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हो, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट किया है giving more consideration to obtaining reliable facts. Second one is ensuring employees participation in planning. Third, dividing the main plan into sub plans. Fourth one is taking the help of planning experts. And the fifth, studying deeply the external environment. Next, adopting the regular training system. Next, clarify the reality of plans, and the last one is relaxing the compulsion of planning. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.